आपने बहुत ही अच्छे प्रकार से हमारा जो कंसेप्ट नोट समझा दिया, और ये चाहते भी थे हम कि ये कंसेप्ट नोट हमने सब भेजा भी था सबको, कि इस आधार पर वे कुछ ना कुछ लिखें, और उसी के अंतर्गत हमने उसमें कोई उप विषय भी दिए थे कि उस पर हमारे पास पेपर आएंगे, और वो कुछ आए भी हैं, और उसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। मित्रों, हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच हमारे जो मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर श्रुति शिरोलीकर काटकर, स्वागत करते हैं। मैं मैडम को आमंत्रित करूंगा। मैडम, कृपया करके प्लीज आप स्टेज पर आएं। और हमारे एक मुख्य वक्ता जो आने वाले थे प्रोफेसर मुकेश गर्ग जी, वो भी रास्ते में ही हैं, वो भी आएंगे कुछ क्षणों में। वो रात बहुत लेट लौटे और उसके बाद उन्हें कुछ समस्या भी है, और जिसके चलते वो लेट हो गए, और बस पहुंचते ही होंगे अभी। और मैं इस बीच हमारी बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर मधुबाला सक्सेना जी भी हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि प्लीज़ मैडम आप स्टेज पर आएँ और अपना स्थान लें। आज की जो मुख्य अतिथि हैं वे हमारा एक विशेष आकर्षण है। वह इसलिए कि वो भी एक ऐसे घराने से आती हैं जिन्होंने एक नए मापदंड स्थापित किए, और वह घराना है जयपुर अतरौली घराना। और उसकी कई विशेषताएं भी हैं, और उन विशेषताओं के मैडम आज 3 बजे कुछ बताएंगे भी आपको, और उन्हीं विशेषताओं के अंतर्गत कि वो भी कैसे चेंज आए वो भी मैडम ज़रूर बताएंगी कि किस प्रकार से वो निश्चित ही उसमें घराने में भी कुछ जो ट्रेंड्स रहे होंगे उसमें भी कुछ चेंज आए होंगे। तो मैडम का जो उनका जो ये भी आपको मालूम है कि वे लखनऊ जो संगीत महाविद्यालय है वहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी भातखंडे संगीत संस्थान जो कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इनकी वाइस चांसलर हैं। और ऐसा कम ही होता है कि कोई वाइस चांसलर 2 टर्म भी पूरा करें। ये भी एक बड़े सौभाग्य की बात है कि उनके मार्गदर्शन में वह भातखंडे संगीत संस्थान अग्रसर हो रहा है। और मैंने देखा है, जो उनको पहले भी मैंने देखा संस्थान और अभी देखता हूँ, तो निश्चित ही उसमें बहुत जो ट्रेंड्स थे उनमें भी परिवर्तन आए हैं कह सकते हैं। आपको मालूम ही होगा कि मैडम के जो फादर और जो गुरु जो वामन राव सडोलीकर जी थे, उनकी पुत्री और उनकी ही ये डिसाइपल रही हैं। और वे शायद उस्ताद भुर्जी खान साहब और अलादिया खान साहब के शागिर्द थे। ऐसे बहुत ही अब तो कम ही रह गए ऐसे उस्तादों से सीख के जो आगे आए हैं और वो घराने को जो फॉलो किए हैं, वाकई में 100% जैसे होना चाहिए वे जैसे फॉलो किए हैं, उनमें से प्रोफेसर श्रुति शिरोली जी अग्रणी कलाकारों में आती हैं। और उस घराने में एक और भी सौभाग्य की बात है कि उन्होंने फिर वो गुलू भाई वाला वो जो एक इलस्ट्रियस जो डिसाइपल थे उस्ताद मंजी खान साहब के और अलादिया खान साहब के, वो उनकी शागिर्दी में भी उन्होंने सीखा। उस्ताद अजीज़ू खान साहब जो ग्रैंड सन ऑफ अलादिया खान साहब थे, और उसी दौरान उन्होंने आपने भी इस पर शोध किया है जो हवेली संगीत पर, शायद मैडम हवेली संगीत पर ही मैडम ने बहुत शोध किया है। और मैडम मधुबाला सक्सेना भी शायद इसमें कुछ दखल रखती हैं, शायद हवेली संगीत में भी, जहाँ तक मुझे मालूम है। इससे पहले मैडम और बहुत अवार्ड भी मिले हैं मैडम को। प्रोमिनेंट एलुमनस अवार्ड मिला है, और जो कि गोल्डन जुबली SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी का उस समय गोल्डन जुबली ईयर था, उस पर उनको मिला था यह अवार्ड। और आपने MA भी आपने SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी से ही किया है। ऐसी बहुत उनके और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम बोलते जाएंगे तो शायद बहुत कुछ है जो बोला जा सकता है। लेकिन और इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सारी सीडीज़ और LPs उनके खाते में जाते हैं, और उन्होंने बहुत सारे एजुकेशन CD भी निकाले हैं, और उन्होंने जिसमें बताया कि वो उसका नाम टाइटल है द राग गाइड।
मैडम उसके बारे में बताएंगी कि शायद वो क्या है, कि वो उनको वो एजुकेशनल सीडी कैसी हैं वो उनमें क्या है, ताकि हमारे शोधार्थियों को भी पता चले और उससे वो लाभ उठा सकें। अगर वो कहीं पूछेगा तो मैं बाद में बताऊंगी कि याद नहीं जाने रहेगा, अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं जरूर। प्लीज़ आप ज़रूर पूछिएगा, सभी पूछिएगा। तो क्योंकि मैडम इसलिए ये कह रहा हूँ कि इनके लिए बड़े काम की चीज़ होगी वो, और इनके वो आगे उनको लाभ उठा सकेंगे अपने शोध में भी और अपने जीवन में भी और अपने शैक्षणिक जीवन में भी। और आपने देश विदेश ना जाने कहाँ कहाँ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिया होगा, यूएसए, यूके, कनाडा, हॉलैंड, फ्रांस, कौन सी जगह नहीं है दुनिया में। मैडम ने भी कितनी यात्राएं की होंगी। जैसे मैं बता रहा था, जैसे गुरु नानक देव जी ने उस समय पैदल यात्रा की 38,000 किलोमीटर, और आज तो हवाई जहाज का ज़माना है, और आज तो पूरे ग्लोब का इंसान कितनी बारी चक्कर लगा सकता है। और मैडम भी वैसे ही हैं, ना जाने कितने कितने दरबार फेस्टिवल, मस्कट, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, और ऐसे ना जाने कितनी जगह हैं जहाँ मैडम ने किया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। वह ये कि हमारे संग प्रोफेसर मधुबाला सक्सेना जी भी हैं। आपको मालूम ही होगा कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय में भी रह चुकी, वहाँ प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थी। इससे पहले मैडम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी, और वहाँ पर इनको भी प्रोफेसर थी, लेकिन उनका ये भी एक रहा, मैडम वाइस चांसलर तो भी हैं। मैडम भी एक ऐसे पद तक पहुँची थी अपनी सीनियरिटी में, और उनको ऐसा भी समय मिला था जब उन्होंने भी वाइस चांसलरशिप थोड़े दिन हेड किया था, जहाँ तक ऑफिशिएटिंग वे में वाइस चांसलर मैडम रही हैं। और ये भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैडम हमारे यहाँ बीच हैं। और हमारे नाद नरतत्व की वो हमेशा जब भी कुछ सुझाव मांगा जाता है, मैडम हमेशा अग्रणी आगे रहती हैं। हम उनके भी बहुत आभारी हैं। और मित्रों, मैं अब चाहूँगा कि हमारा एक स्मृति चिन्ह है, और हमारी जो नाद नर्तन की डायरेक्टर हैं श्रीमती विमला शर्मा जी, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको स्मृति चिन्ह देकर, और हमारा ये सेमिनार का जो स्मृति चिन्ह और जो थैला वो उनको देकर भेंट करें। श्रीमती विमला शर्मा जी। उपयोग कीजिएगा, ये इसलिए दिए गए हैं। आपको मालूम है कि सिंगल प्लास्टिक यूज को बैन किया गया है एक तरह से हमारे देश में, और उसका ध्यान रखते ही इनका जब भी आप बाजार जाएं, क्योंकि वरना ये घर में पड़े रह जाएंगे, है ना। और इसका जैसे कहीं कुछ सामान लेने जाते हैं तो ये थैला लेके जाइएगा। हाँ जी, काम की चीज़ है। इसलिए हमने कई बार वो सेमिनार में जाते हैं, वो एक क्या देते हैं, वो फोल्डर दे देते हैं, तो मैंने देखो किसी काम का नहीं होता और वो घर ऐसे पड़ा रह जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर हमें ये इस थैले का उपयोग किया जाए और आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और ताकि आप आइंदा आने वाले समय में इनका भरपूर उपयोग कर सकें। हाँ, वन ऑफ द ट्रांजिशन, ये बहुत अच्छी बात करी। मैंने देखा ट्रांजिशन कई बार डंडे से भी आता है ना। पर कितना समय पहले उन्होंने सोचा था, उसकी बात करी थी, और इसीलिए हम भी चाहते हैं कि आप भी उस पर्यावरण को मानते हुए इसका उपयोग करें। मैं हमारी मुख्य अतिथि हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपना कुछ इसके बारे में, अपने अनुभवों के बारे में, इससे संबंधित अवश्य कुछ कहें। जी प्लीज़। और इसके बाद प्रोफेसर मधुबाला सक्सेना जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे कुछ कहेंगे। मैं सर्वप्रथम
रवि शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मुझे आपके बीच लाया है और एक अच्छे विषय पर विचार मंथन जो होगा उसमें मुझे शामिल किया है। परिवर्तन या चेंज इज द मोस्ट परमानेंट थिंग इन लाइफ, क्योंकि आज का क्षण जो जाता है वो परिवर्तित होकर कल बन जाता है और कल फिर आज बनता है और कल के लिए जगह छोड़ता है। तो ये जो परिवर्तन की स्वाभाविक प्रक्रिया है उसे समझना हर समय आवश्यक होता है। एक बात ऐसी होती है कि मनुष्य को अपनी रोज की जो परिस्थितियां जिसमें कंफर्ट जोन होता है, जिसमें हम कंफर्टेबल रहते हैं, उन सब के साथ इतना जुड़ाव हो जाता है कि आदमी उसे छोड़ना नहीं चाहता है। हम उसमें बदलाव, एक मिनट, आपका जो फोन है उसका लाइट जल रहा है, मुझे इसकी तकलीफ होती है। प्लीज फ्लैश यूज मत करें। हैं? उस जुड़ाव के कारण हम चीज़ों को बदलना नहीं चाहते हैं, परंतु अगर हम बदलेंगे नहीं तो हम आगे नहीं जाएंगे। देखिए, हम लोगों के पास बुद्धि है और जिनके पास बुद्धि नहीं है ऐसा हम सोचते हैं, पेड़ पौधे वो भी समय से अपने पुराने पत्ते फेंक देते हैं, नए पत्तों के लिए जगह बना देते हैं, फूलों के लिए, फलों के लिए जगह बनाते हैं। और इसीलिए ये निसर्ग, ये प्रकृति, ये जीवन चल रहा है। पशु पंछी भी अपनी तरफ से इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तो जो सबसे नैसर्गिक प्रक्रिया है उसको स्वीकारना, ये सबसे बड़ी एक होशियारी की बात है। दिमाग होने का वो एक प्रूफ है, प्रतीक है। और इसका एक, जैसे हम कहते हैं कि ट्रैक रखना कि क्या क्या बदलाव आए हैं और क्या आने चाहिए, क्या योग्य है अयोग्य है, ये तो देखना बहुत आवश्यक होता है। मगर बदलावों को एक्सेप्ट करना पहले बहुत ज़रूरी होता है। और इन बदलावों को लेकर ये 2 दिन का चर्चा सत्र यहाँ पे चलेंगे। ये बहुत एक आनंद की बात है, हर्ष की बात है। आप सभी छात्र छात्राएं, स्कॉलर्स आई शुड से, आप केवल छात्र छात्राएं नहीं हैं, आप स्कॉलर्स हैं। आप में, आपके बीच कई सारे विद्वज्जन बैठे हैं और आप सभी का, हम सब का एक रास्ता तय हो गया है कि हमें पीछे क्या था, पहले क्या था, पूर्व में क्या था और आज क्या हो रहा है और इससे उठकर हमें आगे कहाँ जाना है, इसको देखना है। और इसीलिए ये 2 दिन का चर्चा सत्र है। इन 2 दिनों में आप संगीत, योग, फिल्म, इसमें भी शायद जो बदलाव आए हैं उसके बारे में आप लोग चर्चा करेंगे। संगीत की हर विधा में हर समय बदलाव आता ही रहता है। जो बदलाव पुराने हैं मगर बुनियादी हैं। कोई चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे जीवन में बुनियादी होती है जिनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। And it is wiser to accept them as they are because they are the basic fundamentals of our lives. जो जीवन के शाश्वत मूल्य होते हैं उनके साथ समझौता करना हमारे भविष्य पर कुल्हाड़ी चलाना होता है। तो जो शाश्वत मूल्य है उनको बार बार देखते रहना और उन शाश्वत मूल्यों को आज की बदलती दुनिया के साथ
किस तरह से हमको शेप अप करना है, किस तरह से उनको नए ज़माने में ढालना है, ये हमें देखना पड़ेगा। हम अपने पहराव को देखें। एक छोटी सी बात आपको बताऊं, मेरी सासू माँ ने एक बार मुझे कहा कि आप ये पैंट्स शर्ट्स वगैरह क्यों इस्तेमाल नहीं करती? वो तो टिपिकल महाराष्ट्रियन 9 यार्ड की साड़ी पहनने वाली महिला थी, बहुत ट्रेडिशनल थी, और वो मुझे पूछ रहे कि आप पैंट्स क्यों नहीं पहनती हैं? तो मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे कहने लगे देखिए, आप लोग इतनी व्यस्त रहते हो, यहाँ वहाँ दौड़ना होता है, बस ट्रेन में चलना होता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, कहाँ ये पल्लू उठा के संभालते संभालते जाओगी? कन्वीनियंस है, सहूलियत है, और मूल कपड़े का कार्य क्या होता है? शरीर को ढकना है। अगर सही ढंग से शरीर ढकता है तो पैंट पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इतनी हंसी छूटी। मुझे कहने लगे क्यों, मेरा बोलना सुन के आपको हंसी आ रही है? मैंने कहा हाँ, कि आपकी सहेलियाँ अगर ये सुनेगी कि ये अपनी बहू को बोल रही है कि पैंट पहनो, तो वो सब आपको हंसेंगी। मैंने हंसने दो, मेरी बहू क्या करती है मैं जानती नहीं हूँ, कितनी व्यस्त रहती है। तो ये जो बदलाव है, उन्होंने अपना पहनाव कभी नहीं बदला, मगर वो चाहती थी कि जिस तरह से मेरी जिंदगी बदल रही है, उस बदलती जिंदगी के साथ मेरी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए साड़ी का पल्लू ऐसे रख के ऐसे ऐसे करते हुए अगर मेरे 5 मिनट उसमें ज्यादा जाने वाले हैं, तो शी वॉन्टेड मी टू सेव ऑन दोज 5 मिनट्स। मेरी असुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझे ये सुझाव दिया कि आप पैंट्स पहनिए, अच्छा लगता है। तो ये जो वृत्ति है, ये जो स्वभाव में नए बदलावों को एक्सेप्ट करने का एक जो बड़ा नजरिया है, ये उदार दृष्टिकोण है। मुझे लगता है कि शी taught me so many things at one and the same time in just 1 minute time. शायद मैं ही अपने आप को पीछे खींचती हुई सोचती थी कि इनको कैसे लगेगा, सासू माँ क्या कहेगी। उन्होंने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया। अब जब आपके लिए वैचारिक स्वातंत्र के दरवाजे खुल जाते हैं, तो हमेशा हमें यह ध्यान में रखना चाहिए, स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता और मनमानी नहीं होता। बदलाव करने की हमें छूट है, मगर ये बदलाव कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मूल्य जो है उनको तबाह कर दें, उनको नष्ट कर दें। जिसकी वजह से हम मनुष्य बने हुए हैं, जिसकी वजह से हम भारतीय बने हुए हैं, उस मनुष्यता को, भारतीयता को किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। किसी भी तरह से हमारी जो बेसिक वैल्यूज है, जीवन के मूल्य हैं, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, ये बहुत कठिन होता है। स्वच्छंदता के साथ अब मैं ये हमारे छात्रों को, मैं अपने यूनिवर्सिटी में भी कहती हूँ कि हमें आज़ादी मिली, मगर आज हाल ऐसा हुआ है कि हमने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। उस जंग में छोटे छोटे बच्चे बंदूक की गोली झेलने के लिए कैसे आगे जिस जुनून के साथ जाते थे, उस जुनून से हमारा कोई परिचय नहीं है। We have taken our independence for granted. Taking the independence for granted has landed this country in thick soup today. हम जिस परिस्थिति में आज अपने आप को देख रहे हैं, वो इसी का नतीजा है कि सबको लग रहा है हम आज़ाद हैं। तो आज़ादी के मायने बहुत गहरे होते हैं। परतंत्रता बहुत जकड़ती है, आपको दुख देती है, परंतु स्वतंत्रता के साथ आने वाली जिम्मेदारियां, उनको समझना और उनको संभालना, उनसे समझौता करना, उन जिम्मेदारियों को संभालते संभालते आगे चलना, ये बहुत कठिन बात है।
और इस आह्वान को, कोई लोग आह्वान का उच्चार आवाहन करते हैं जो गलत होता है। आवाहन एक अलग चीज होती है, हम देवताओं का आवाहन करते हैं, और आह्वान होता है जो चैलेंज होता है। तो दीज आर द न्यू चैलेंजेस इन आवर लाइव्स एंड एवरी डे देयर इज अ न्यू चैलेंज। हम ही ने देखा कि हमारे घर में रियाज कैसे होता था, संगीत कैसे सिखाया जाता था, सीखा जाता था। आज मैं देख रही हूँ कि मेरे शिष्यों को मैं कह रही हूँ टेप रिकॉर्डर ऑन करो, अभी मैं जो बता रही हूँ वो टेप करो और घर जाकर उसी हिसाब से मेहनत करो। बिकॉज दे डोंट हैव द काइंड ऑफ टाइम टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी एंड डू द रियाज इन फ्रंट ऑफ मी। नहीं तो एक ज़माना ऐसा था कि जब ये टेप रिकॉर्डर वगैरह चीज़ें इतनी आम नहीं होती थी, तो मैं किसी को विशेष रूप से जो पहले सीखने वाले लोग पहले आते थे, पूरी तरह से उनको मना करती थी कि पहले 3 साल 5 साल आपको घर में बिल्कुल ही रियाज नहीं करना है। हमारे जैसा सौभाग्य बहुत थोड़े लोगों के नसीब होता है। मेरे घर में माताजी संगीत जानती थी, गाती थी, मेरे पिताजी संगीतकार थे, परंतु हर एक के घर में वो माहौल नहीं होता है। और बच्चा अगर घर में जाकर जिस सुर की साधना मनुष्य मरते दम तक करता रहता है, एक मार्गदर्शन के रूप में मिला है। आप जिस तरह पर बता रही थी कि किस प्रकार से हमारे ट्रेडिशन में रहते हुए हमें आगे बढ़ना है और किस प्रकार हमें अपना भी योगदान देना है कि समाज में लगे कि हाँ, हमने भी कुछ उसमें योगदान दिया है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही और साथ में उसका उदाहरण भी दिया कि आपकी माताजी ने कैसे प्रेरित किया आपको कि क्यों नहीं शर्ट
पैंट या उसके कमीज़ पहनती, जिससे तुम्हारा जो समय नष्ट होने वाला है वो नष्ट ना हो। ये बहुत ही एक अच्छी सोच का पर्याय है, जिससे इंसान वाकई में अगर ऐसे हमें इंस्पिरेशन मिले तो हम आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। और इस बीच आपको मालूम ही है मैं कितनी देर से कह रहा था कि जिस घड़ी का था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। प्रोफेसर मुकेश गर्ग जी आ गए हैं हमारे बीच में। तो मैं उन्हें आग्रह करूँगा कि वे भी स्टेज पर आएँ, प्लीज़ आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आग्रह करूँगा हमारी मैडम प्रोफेसर मधुबाला सक्सेना जी का कि वे भी इस संदर्भ में यदि कुछ कहें, हमें मार्गदर्शन दें तो बहुत ही उचित होगा। मैडम आपके लिए माइक है वहाँ पर। और आप सबके लिए जो शोधार्थी हैं, जो मैडम ने कहा है वो अनुभव आप अपने कहीं राइटिंग में बहुत वाइटल बातें कही हैं उन्होंने जो कही हैं, तो आगे आने वाली अगर अभी आपने की भी नहीं होगी शायद, कहीं ना अपने आर्टिकल भेजने हैं या आप उसमें डाल सकती हैं, बाकायदा उसमें फुटनोट दे सकती हैं, उसमें उसका है ना, उसका पूरा रेफरेंस दे सकती हैं और वो आपके निश्चित ही वह बहुत काम आएगा। तो मैं आग्रह करूँगा प्रोफेसर मधुबाला सक्सेना जी को भी कि वे कुछ इस संदर्भ में कुछ भी। सबसे पहले तो मैं रवि जी को और उनकी सारी टीम को बधाई देती हूँ कि नाद नर्तन का ये जो सेमिनार है, ये अपना तीसरा सेमिनार करने जा रहे हैं और नाद नर्तन ने इतने कम समय में संगीत जगत में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। उसकी क्वालिटी और उसके पीछे जितनी भी मेहनत है सब लोगों की, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब आज के टॉपिक की बात यह है कि ट्रेंड्स और ट्रांजिशंस के बारे में मैडम ने तो बहुत विस्तार से बताया ही है कि परंपरा और उसमें जो परिवर्तन है, ये परंपरा को अगर हम छोड़ देते हैं, परिवर्तन गीत हो या बहुत सारी लोक कलाएं हो या हमारा जीवन हो, कुछ भी हो, उस सब में परिवर्तन को हम टाल नहीं सकते और परंपरा को छोड़ना गलत है, क्योंकि परंपराओं में बहुत सारे हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं जिनको बरकरार रखना और जिनको साथ आगे लेकर चलना वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य है। परंपरा को छोड़ के हम जी नहीं सकते, ये भी बात है कि उन परंपराओं को निभाते हुए परिवर्तन ऐसा नहीं होता कि इधर कोई चेंज आए और हम परंपरा से अलग हो गए। परंपरा को साथ लेते लेते आप जो इवन आपका पहनावा भी है उसको सडनली आप नहीं बदल सकते, उस पहनावे के साथ कुछ जोड़ते हुए, कुछ उसमें चेंज लाते हुए तब आप कहीं और आगे चलेंगे। और जो कहीं अनायास चेंज हो जाती है तब आप उसको कहते हैं ये कैसा भद्दा लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है। तो परिवर्तन जो है हमेशा संलग्नता से चलना चाहिए और चलता है। अचानक जो चेंज आ जाती है वो जिंदगी को विशृंखल कर देती है। इसलिए जिंदगी में जीवन हो, कोई कला हो, किसी भी कला में आप देखिए सडन परिवर्तन नहीं आता, उसको एक क्रमिक रूप से निभाना पड़ता है। और जो बुद्धिजीवी हैं या जो उस कला के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और उसमें अनायास परिवर्तन होना संभव भी नहीं है। उस परंपरा को निभाते हुए हम परंपरा को किस हद तक साथ लेकर चले, ये हमारा मंथन करके उस चिंतन को सामने रखने के लिए ही ये सारे सेमिनार्स और ये सारे क्या कहते हैं विचार किए जाते हैं। संगीत कला का उद्भव और व्यवहार देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के उद्भव और व्यवहार का एक ऐसा अभिन्न अंग है जो केवल उसका संरक्षक और पोषक ही नहीं होता बल्कि उसकी प्रगति का मार्गदर्शक भी होता है। संस्कृति और हमारा संगीत या कोई भी कला, ललित कला, कोई भी कला, हमारा जो अनुभूतियां हैं और जो उन अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के माध्यम है वो परंपरागत और स्वाभाविक वर्णन ही देखा जाए तो लोक कलाओं की आत्मा होती है। ख़ास तौर से हम लोक कला की बात करें या हम शास्त्रीय संगीत की बात करें या किसी भी तरह के संगीत की बात करें,
उस सब में एक परंपराओं को निभाना और उसमें उसके साथ जो परिवर्तन होता है वो क्यों होता है? सहज अनुभूति, सहज अभिव्यक्ति, सहज आनंद और सहज माधुर्य, जो चीज़ कला की आत्मा है, और उसके लिए शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत या लोक संगीत, उन सबकी मर्यादाओं को और उन सबकी परिधि रेखाओं को समक्ष रखते हुए हम उनमें परिवर्तन लाने की चेष्टाएं करते हैं और साथ ही उन मूल तत्वों को निभाने की कोशिश करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं तो कला का विकास एक स्वस्थ विकास बन जाता है। अदरवाइज वही परिवर्तन उसके लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। जीवन के सुख, लोक संगीत में के बारे में अगर बात करें तो जीवन के सुख दुख, रहन सहन, वेशभूषा या ऐसे बहुत सारे प्रसंग जो है वो लोक संस्कृति से जुड़ के चलते हैं। शास्त्रीय संगीत की बात करें या सुगम संगीत की बात करें तो उसमें भी जो प्रसंग हैं या ईश स्तुति के होंगे या हमारे जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियां होंगी, हमारी विचारधाराएं होंगी, दार्शनिक प्रसंग होंगे या कुछ भी, लेकिन उन सब को में जो स्वर ला लेते हैं और पद ला लेते हैं उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय संगीत में जो बंदिश है उसका पद ला लेते हैं अलग है, लोक संगीत में जो पद ला लेते हैं वो अलग है, स्वर दोनों में है, पद उसमें है। शास्त्रीय संगीत में अगर हम ख्याल विधा में जाते हैं तो स्वर ला लेते ज़्यादा बढ़ जाता है, ध्रुपद के साथ जाते हैं तो स्वर और पद की गरिमा थोड़ी भारी हो जाती है वहाँ पर, लयकारी ताल ये सब हो गया। लोक संगीत में जाते हैं तो तालों का जो गुंफन है या उसका वैरायटी बहुत है उसमें, लेकिन वहाँ हमारे सामने रहता है प्रसंग को उठा के रखना, प्रसंग के माध्यम से माधुर्य और आनंद को उत्पन्न करना, उल्लासमय वातावरण बनाना, राग द्वेष रहित होकर भक्ति में या आनंद में या विवाह के गीत में या किसी भी प्रसंग उल्लासमय अवसर को क्रिएट करना और उसमें खो जाना। तो जितने भी हमारे जो विधाएं हैं, शास्त्रीय संगीत है, उपशास्त्रीय संगीत है, सुगम संगीत है, लोक संगीत है, उन सब की एक एक परिधि रेखा है एस्थेटिक्स की, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। उस परिधि रेखा को बनाकर रखना, उस परिधि रेखा को समक्ष रखना और सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से भी हमें परिवर्तन को कहाँ तक स्वीकार करना है, परंपराओं को कहाँ तक निभाना है, उस चीज़ को सोचना संगीतकारों का फर्ज बन जाता है। आगे चलते हैं तो अगर हम संस्कृति की बात ही करते हैं तो संस्कृति जैसे हमारी संगीत के माध्यम से पूरी तरह से परिलक्षित होती है, लेकिन उस परिलक्षित होने में कहीं कहीं जादू टोना, अंधविश्वास, कुछ ऐसी चीज़ें भी परिलक्षित हो जाती हैं जो विशेष समाज, विशेष प्रदेश, विशेष एक वर्ग से संबंध रखती हैं। तो उन सब चीज़ों का भी चिंता को बौद्धिक चिंतन करने वालों को वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि इन चीज़ों को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उनको एम्फसाइज करना चाहिए या उनको बैक आउट करना चाहिए, उनको थोड़ा सा दबाना चाहिए। ये मेन बातें कुछ मुझे ऐसा लगता है। अब रहा 19वीं शताब्दी के बाद जो हमारे शिक्षण में चेंज आई है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो शिक्षण होने लगा है, पहले घरानों में के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो संगीत हमारे पास हजारों वर्षों से चला आया, घरानों के माध्यम से मध्यकाल से उसको प्रश्रय मिला। गुरु शिष्य परंपरा तो देखा जाए तो बहुत पुरानी चल रही है, क्योंकि संगीत सिखाने का तरीका ही ये था, चाहे वो ऋषि मुनियों ने सिखाया या गुरु शिष्य के रूप में सिखाया। लेकिन घराना का जो बात आई है वो मध्यकाल के साथ ही शुरू हुई, जब रियासतें टूटी और जो संगीतकार थे वो दरबारों से और रियासतों से निकलकर सामान्य जनता के बीच में आए और उन्होंने अपने अपने स्थानों पर अपने अपने शिष्यों को सिखाना शुरू किया। वहाँ से घराने परिपक्व होने शुरू हो गए और घरानों का बहुत बड़ा हाथ है हमारी शास्त्रीय संगीत को की परंपरा को आगे बढ़ाने में, उसे प्रवाहात्मकता देने में। तो घरानों के प्रति हम लोग सब नतमस्तक हैं और उनके प्रति आदर सम्मान रखते हुए ही
घरानों के माध्यम से ही अब तक जो बड़े बड़े संगीतकार हमारे साथ हम जिनको सुनते आए हैं और जो देखे हैं, और इवन हम लोग भी जो घरानों से भी सीखे हुए हैं और साथ में विश्वविद्यालयों से भी डिग्री ली है, विश्वविद्यालयों से भी सीखे हुए हैं। तो घरानों में की गुणवत्ता और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो संगीत पढ़ाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता, साथ में उसके भी जो माइनस पॉइंट्स हैं और घरानों के प्रति भी जो आज धारणाएं बन रही हैं, या आज जो आगे आने वाले बच्चे जो घरानों को से जुड़ना अपने लिए गर्व की बात मानते हैं, लेकिन शायद जो घरानों की एक मूल बात थी कि उसको पकड़ के रखना, उस गायकी की छाप हम जब पुराने अपने बुजुर्गों को देखते हैं तो अगली पीढ़ी में वही झलक नजर आती है अपने गुरु के आवाज़ के लगाव की, उन की गायकी की, उन हरकतों को निभाने की, और एक तरह से आप बिना जाने कि ये किनके शिष्य हो सकते हैं, कौन से घराने से बिलोंग कर सकते हैं, आप सुन के गायकी और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्वालियर से होंगे, या ये आगरे से होंगे, या ये रामपुर घराने से होंगे, या तरौली से, या जयपुर से। इतना तक मतलब घराने की जो गुरु शिष्य परंपरा में जो सीना बसीना तालीम होती थी या जो दायरे थे वो कहाँ तक निभाए जाते थे। आज हो ये रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है कि हो ये रहा है कि बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में सीख रहे हैं तो पूरी तरह से यूनिवर्सिटी की चीज़ों को नहीं निभा पा रहे हैं। समय की कमी है, लगन की कमी है, और अगर घरानों में सीख रहे हैं एक दो को छोड़कर जो पूरा डेडिकेशन से सीख रहे हैं, बाकी सब क्या है, नाम तो लगाना चाहते हैं, विद्यालय से सीखा और जब बाहर जाते हैं तो हम इस घराने से हैं, इस किसी भी घराने की गुरु से, हर गुरु कोई दिल्ली घराने से है तो कोई आगरा घराने से है, कोई कहीं से कोई कहीं से, तो वो बाहर जाके बोलना चाहते हैं हम इस फला घराने के शिष्य हैं, जबकि उस घराने के वो जो गुण थे, जो विशेषताएं थी, जितना टाइम दिया जाना चाहिए था, जिस तरह से जाके सीखना चाहिए था, वो सब नहीं कर रहे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो आज परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन कैसा है ये हम ही लोग नहीं समझ पा रहे। क्या वो यूनिवर्सिटी के सिस्टम को निभा रहे हैं, वो लेके आगे चल रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में बताया जा रहा है, या यूनिवर्सिटी में जो शोध को लेके काम हो रहा है। आई डोंट थिंक कि वो शोध भी उस स्तर का नहीं हो पा रहा जो आज से 20 साल पहले तक हो रहा था, या 10-15 साल तक पहले हो रहा था। आज डिग्री की वैल्यू बढ़ गई, तो जहाँ नौकरी जानी जो चाहते हैं तो जी ये डिग्री है, सर्टिफिकेट है, ना वो वैसा गा रहे हैं, ना वो वैसा शोध कर रहे हैं। उधर घरानों में जब वो कॉन्सर्ट में जाते हैं तो हाँ जी हम फलां गुरु के शिष्य हैं, लेकिन उनकी गायकी में क्या वो चीज़ झलक पा रही। यहाँ हम लोग सब फंस के रह गए। आज इसीलिए इस चिंतन की बहुत आवश्यकता है कि हम हो क्या रहा है, संगीत किधर जा रहा है, और बच्चे क्या आगे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या इतना ही है कि जो 10-12 राग 15 राग वहाँ सीखे थे वो आगे स्कूल टीचर बन गए तो वहाँ वो इन्होंने आगे किसका दिए, ना कुछ, मतलब ऐसा कुछ दुविधापूर्ण वातावरण आज बन रहा है जिस पे चिंतन करने की आज बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता है। क्योंकि आज जो हम लोग हैं, जो आज के टीचर्स हैं, जो घरानों से भी सीखे हुए हैं, विश्वविद्यालयों से भी सीखे हुए हैं, और आगे पूरे अपने दायित्व को निभाते हुए शोध की दिशा में चिंतन करते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ना चाहते हैं। कहाँ तक हम लोग अपने आप को प्रूव कर पाए हैं वी डोंट नो, लेकिन अपनी एफर्ट्स पूरी हैं। आगे वाले भी, मैं ये नहीं कहती कि वो एफर्ट्स नहीं कर रहे, एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन क्या सही दिशा में वो एफर्ट्स जा रहे हैं, इस पे शायद कुछ प्रश्न चिन्ह लगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कितनी अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया कि विश्वविद्यालय या शिक्षण स्तर पर कैसी कैसी समस्याएं आ रही हैं और सुधार। मैं कई शोधार्थियों या जिनसे बात करता हूं, जो हमें आर्टिकल भेज रहे होते हैं, तो मैं कहता हूं भैया जल्दी जल्दी भेजो, तुम भेज नहीं रहे आर्टिकल, क्या बात है। चलिए हाँ जी, वो बस इंटरनेट आजकल वो मेरा इंटरनेट मिल नहीं रहा था, इसलिए एक समस्या आई हुई है, कमाल है। तो कहने का मैंने उसको बोला, इंटरनेट पे कोई चीज़ अगर आप
उठा भी रहे हैं, इंटरनेट में चीज़ सही है या नहीं है, ऑथेंटिक है नहीं है, आप कैसे जानते हैं? आपने उठा तो लिया उसको, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन वो सही है इसका अंदाज़ा लगाना आपको बिल्कुल ही मुश्किल पड़ जाए और भारी पड़ेगा बल्कि। तो इस प्रकार से मेरा ये भी एक हमेशा उनको कहना रहता है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, और कुछ नहीं तो अपने गाइड से भी आप इसके शिक्षा ग्रहण करें, उनका रास्ता एक अख्तियार करें। और लेकिन समस्या है कि आजकल के गाइड भी ऐसे ही हैं। मैं माफ़ी मांगता हूँ, कह रहा हूँ मैं बहुत समस्या है वाकई में। आप सब जानते हैं कि क्या हो रहा है इस क्षेत्र में, मैं बहुत उसमें अधिक नहीं बोलना चाहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच मैंने कहा था आपको, हमारे बीच जिनका इंतज़ार था वे आ गए हैं, और प्रोफेसर मुकेश गर्ग, वे हाथरस में उनका जन्म हुआ, और उसके बाद जो उनका संगीत शिक्षण भी चला, और साथ साथ में हिंदी साहित्य, मूल रूप से मध्यकालीन का रीतिकाल का जो साहित्य है, उस पर बहुत आपका गहन अध्ययन है, और उस पर बहुत कुछ कहते भी हैं। लेकिन मित्रों, हमको उसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं है, क्योंकि हमने उनका इस पर कोई लेक्चर सुना भी नहीं है, क्योंकि वो उसका संबंध उनका साहित्य के विद्यार्थियों से अधिक रहा है, ना कि संगीत के विद्यार्थियों से। हम चाहते भी रहे हैं कि उनका कभी ऐसा लेक्चर सुनने को मिले, लेकिन नहीं मिला। लेकिन संगीत में बराबर दखल रखते हैं। वही मैं कहने चाह रहा था। हैं ये मूलतः हिंदी के हैं, ये हिंदी के, लेकिन पंगा संगीत से लेते हैं और पूरा पंगा ले रखा है उन्होंने संगीत से, और संगीत पर बहुत मुखर होकर और बहुत आलोचनात्मक दृष्टि से कहते हैं जो भी कुछ कहते हैं, और वाकई हमारे लिए वो बहुत मूल्यवान होता है। और आप अभी सुनेंगे भी उनको। और इसके अतिरिक्त आपने बड़ी एक अच्छी बात मैं देख रहा था कि उन्होंने अपने क्लास में तो निरंतर उपस्थित रहे हैं, जो कि एक बड़ी समस्या रही है कि एक टीचर के लिए। उन्होंने बड़ी बड़ी लंबी क्लासेस भी ली हैं, 4-4 घंटे लंबी और क्लासेस भी ली हैं, उसके अतिरिक्त जो उनको समय मिलता था उसके अतिरिक्त भी। और मुझे इस संदर्भ में एक वो किस्सा याद आ रहा है। एक शायर थे फिराक गोरखपुरी साहब। फिराक गोरखपुरी में साहब तो ऐसा था कि वे वो मूलतः अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, और शायर वो उर्दू के थे, और बहुत बेहतरीन शायरी, वो तो आपको मालूम ही होगा फिराक गोरखपुरी साहब का। और वो जो पढ़ाते थे अंग्रेजी, तो उनके अपने विषय के अंग्रेजी के स्टूडेंट्स के अतिरिक्त उनकी क्लासरूम में और सब विषय के विद्यार्थी आ जाते थे, सब वहाँ बैठते थे और उनका लेक्चर सुनते थे। उनका जो बाहर का जो कॉरिडोर होता था वो भरा रहता था, और सब उनको उतनी तन्मयता से सुनते थे जितनी तन्मयता से उनके अंग्रेजी के शिक्षक वो अपना शोधार्थी या उनके शिष्य रहे होंगे। तो उनकी इस प्रकार की ख्याति थी उनके बोलने में, और ऐसा मैं देख रहा हूँ उनका भी ऐसा ही है, बोलने में एक महारत उनको हासिल है, संगीत पर बहुत बेहतरीन बोलते हैं, और वो बहुत आलोचनात्मक भी दृष्टि रखते हैं। और इसके अतिरिक्त तो उन्होंने इस जो संगीत के क्षेत्र में काम किया, और बहुत ही लाजवाब है उनका। उन्होंने संगीत और साहित्य दोनों पर ही कम से कम अपने उनके शोधार्थी रहे हैं, और लगभग 30 के करीब उनके निर्देशन कर चुके हैं पीएचडी के लिए। और साथ में वे अजरबैजान भी गए थे, और अजरबैजान में भी उन्होंने 2 साल या शायद 3 साल वहाँ रहे, जब आईसीसीआर की तरफ से गए थे आप। और उन्होंने वहाँ पर एक बहुत अच्छा योगदान दिया। उन्होंने पता नहीं वहाँ लिखा था यहाँ से आकर अज़ेरी इंग्लिश डिक्शनरी का भी आपने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। शोध के क्षेत्र में भी हमें डिक्शनरीज का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, और उनका उपयोग करना चाहिए डिक्शनरीज का। मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ लोग इस क्षेत्र में काम करते होंगे, या उस पर कुछ उनसे फैक्ट निकालते होंगे जब शाब्दिक अर्थ लेने होते होंगे। इस क्षेत्र में मोनियर विलियम्स का बड़ा नाम रहा है। वो संस्कृत में आपको मालूम होगा सर, वो जो काम उन्होंने किया संस्कृत में, शायद ही संस्कृत अंग्रेजी में, और आपने वैसे ही कुछ ऐसा स्तरीय काम किया है जो अजरबैजान और इंग्लिश और हिंदी डिक्शनरी का काम किया है।
ये बहुत ही बेहतरीन काम है। और आप सबसे बड़ा आपका एक और भी एक योगदान है, वो है संगीत संकल्प। वो संगीत संकल्प अपने आप में मात्र एक शब्द नहीं, वो एक आंदोलन खड़ा हो चुका है। बताऊँ, संगीत संकल्प आंदोलन नाम देना चाहिए बल्कि वो तो। और पूरा हिंदुस्तान में उसकी शाखाएं हैं, और उसमें जो भी विद्यार्थी जो संगीत सीख रहे हैं, जो उस पर रोज़ अभ्यास करते हैं, लेकिन उनको कहीं कोई स्टेज नहीं मिलता, आप यकीन माने उसको स्टेज प्रदान करने के लिए वे मात्र संगीत संकल्प ही देता है। और यह मात्र अब तो हिंदुस्तान में नहीं, अब तो विदेशों में भी फैल चुका है। वो अमेरिका में भी एक शाखा उसकी खुल चुकी है, और भी अब ये आहिस्ता आहिस्ता फैलेगा। और हमारे लिए सौभाग्य की बात ये भी है, उनकी सिस्टर, उनकी बहन अशोक चक्रधर जी की वाइफ बागेश्वरी चक्रधर जी की भी बागेश्वरी चक्रधर जी मौजूद हैं, और हम उनका भी स्वागत करते हैं। और मैं चाहूँगा श्रीमती बिमला शर्मा जी को कि वे एक बार फिर आएँ और मुकेश गर्ग जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। और हमने इस बारी फूल देने की परंपरा को थोड़ा अवॉइड किया सर। मैडम, फूल क्या होता है, वो दिए जो जाते हैं वो भी दे दो। आप सब देख लें, उसमें बैग में शेड्यूल है सारा। अब इसके बाद जो हमारा बीच वक्तव्य जो कीनोट देंगे मुकेश गर्ग जी। अध्यक्ष जी, मधुबाला जी, हमारे खोत साहब, और न जाने कौन कौन साहब यहाँ विराजमान हैं। आप सबको देखकर मुझे जो प्रसन्नता हो रही है बता नहीं सकता। ये ठीक बोला मधुबाला जी ने कि नाद नर्तन ने बहुत कम समय में गंभीर काम करने का एक रिकॉर्ड कायम किया। संस्थाएं तो बहुत ही हैं और करवाती भी रहती हैं, कभी कुछ और बड़ा प्रचार भी करती हैं, लेकिन कुछ गंभीरता से करना और उसके कुछ निष्कर्ष निकल के आना, इसके लिए बहुत जान लगानी पड़ती है। और रवि जी में वो शक्ति है कि वो लगा पाते हैं उस तरह की जान। पता नहीं समय कितना है मेरे पास, लेकिन मैं बहुत समस्याओं से घिरा हुआ आदमी हूँ। और समस्या इस बात की है कि जब मैं साहित्य में जाता हूँ तो एक विशाल दरवाज़ा खुल जाता है। पूरी दुनिया को देखने का दरवाज़ा खुलता है, अपने समाज को देखने का दरवाज़ा खुलता है, अपने परिवार को, अपनी परंपराओं को देखने का दरवाज़ा खुलता है। वो परंपराएं कितनी महान थीं, कितना हमें आगे ले गई, और उन परंपराओं ने हमें किस तरह मारा और पीटा, ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जब हम साहित्य पढ़ते हैं। समस्या तब आती है जब मैं म्यूजिक में आता हूँ, संगीत में आता हूँ। यहाँ परंपरा के अलावा कोई दूसरी चीज बड़ी टेढ़ी निगाहों से देखी जाती है, इसीलिए समस्या पैदा होती है। विषय बहुत ही अच्छा रखा है, उसमें सिर्फ इंडियन म्यूजिक रखा है, क्लासिकल म्यूजिक नहीं रखा। हम लगातार जब बात करते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत या हिंदुस्तानी संगीत, बस इसी पर चर्चा करते हैं। विषय होता है पूरे संगीत को समेटने वाला, लेकिन हम बात करते हैं हिंदुस्तानी संगीत की। ये हम सब पढ़े लिखे लोगों की एक और समस्या है। दूसरे संगीतों की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते कि वो क्या कर रहे हैं, और हम जिस पर गर्व कर रहे हैं वो सब वहीं से लेके आए। 19वीं सदी से लेकर अब तक बड़ा महत्वपूर्ण कालखंड है, ये क्रांतिकारी कालखंड है।
हमारी अध्यक्षा जी ने ये ठीक बोला था कि हम आज़ादी लेकर पैदा हुए हैं, आज़ादी कैसे ली गई है उसे हम नहीं जानते। ये बिल्कुल ठीक बात है। 19वीं सदी और 20वीं सदी का पहला आधा हिस्सा 40-50 बरस किस कदर क्रांति के और किस कदर संकट के दिन थे, उसके बारे में हम संगीतकारों को और दूसरे लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम बोल देते हैं कि ये आधुनिक काल है और वो मध्यकाल था, पर हम जानते ही नहीं कि आधुनिक और मध्यकाल में अंतर क्या है। कैसे बोल देते हैं हम कि वो मध्यकाल है और ये आधुनिक काल है। अरे सिर्फ सन से कोई काल नहीं हो जाता, प्रवृत्तियों से काल होता है। मध्यकाल क्या था? मध्यकाल था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक किताब लिखी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ साहित्य पढ़ेंगे तो आंखें खुलेंगी। उन्होंने एक किताब लिखी थी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। मध्यकालीन बोध क्या है? इसका मतलब है आधुनिक बोध अलग है, मध्यकालीन बोध अलग है, और उससे पहले वाला जो प्राचीन बोध है वो अलग है। कि दिमाग से ताल्लुक रखने वाली चीज है, लेकिन समाज से जुड़कर ही दिमाग बनता बिगड़ता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि जब हमारे पुरखे एक समय लगातार काम करते 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 प्रकृति से संघर्ष करते हुए जब बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जानने लग जाते हैं जो इस प्रकृति से संबंधित हैं, हमारे अस्तित्व से संबंधित हैं, जब उनको जान लेते हैं, संघर्ष के दौरान आसानी से नहीं मिलता, ये सब कुछ ऊपर से नहीं टपकता, ये हमें खुद पाना पड़ता है। हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत की है, तब कुछ ज्ञान वो प्राप्त कर पाए थे, जिसे हम वैदिक युग कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनके आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उस ज्ञान को जो परंपरा से मिल रहा है पाती हैं और उसे जानने और समझने की कोशिश करती हैं। ज्यों-ज्यों गैप बढ़ता जाता है, उसको समझने में उतनी दिक्कतें भी बढ़ती जाती हैं और तब तक ज्ञान और बढ़ जाता है। तो अपार ज्ञान जब आपके सामने हो जाता है, तब फिर आपको लगने लगता है कि अब हम नया कुछ नहीं कर सकते, उसी को हम समझ लें जो हमारे पुरखों ने हमें दिया है, तो समझिए हमारा जीवन सफल हुआ। जिस क्षण हमें ये लगने लगता है कि अब हम नया कुछ नहीं कर सकते और हम पुराने को ही समझ लें, वही काफी है, तो समझिए हम मध्यकालीन होने लगते हैं। ये मध्यकालीन बोध इसे कहते हैं। जब आपको लगता है हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ है सो कर गए, और उस पर अनाप शनाप श्रद्धा जब हमारी हो जाती है, वो अब हमारे काम की है या नहीं है, इसके लिए विवेक भी हम ताक पर रख देते हैं और उसे आंख बंद करके अपनाने में लग जाते हैं। इसे कहते हैं मध्यकालीन बुद्धि। तो ये जो मध्यकालीन भाव बोध है, ये अपने ऊपर विश्वास की कमी से पैदा होता है, जबकि वास्तव में आपका विश्वास कितना ही खत्म हो जाए अपने ऊपर, बावजूद इसके आप निरंतर नए नए काम करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य करता ही रहता है, मनुष्य हर वक्त कुछ ना कुछ करता है। बावजूद इसके मानता वो यही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो वेदों में था, वो तो बहुत आदिम अवस्थाओं की चीज़ें थी ना, कोई बहुत ज्ञान व्यान की बातें नहीं थी। अब चक्कर ये है, शास्त्रीय संगीत में आइए तो तुरंत वहाँ से आस्था जुड़ जाती है, और वहाँ से जुड़ते ही वेद भी हमें वहीं से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। और जैसे ही ये सब होता है, वैसे ही आप उसके लिए क्रिटिकल नहीं हो सकते।
ये बहुत बड़ी समस्या है जो आस्थावानों के साथ चलती है और आस्थावानों से लड़ने वालों के साथ चलती है। इस संघर्ष में बड़ी दिक्कत आती है। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि वेदों में कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई वो ईश्वर को मान रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो निरंतर अपने जीवन में कैसे स्वस्थ रहें, कैसे लंबा जीवन पाएं, इसके लिए संघर्ष करते रहते थे। जीवेम शरदः शतम, जिसे मोक्ष चाहिए वो 100 वर्ष जीने की कामना क्यों करेगा, और स्वस्थ रहे उसके पास कम से कम 100 गाय हो। गाय उस जमाने में धन दौलत थी, वो धन दौलत भी चाह रहा है और ये वेदों में ही चाह रहा है। वैदिक ऋषि धन दौलत चाह रहा है, स्वास्थ्य लंबा चाह रहा है, आयु लंबी चाह रहा है। ये सब तो कोई धर्म से ईश्वर से जुड़ी हुई बातें हैं नहीं, वो इस जीवन को समृद्ध बनाना चाहता है। इसलिए वैदिक युग से जोड़ना और फिर सामवेद को ले आना। हमारे संगीत के लोग, बस संगीत कहाँ से शुरू हुआ, सामवेद से। अरे बाबा सामवेद में कहाँ से आया, तो बताएंगे ऊपर ब्रह्मा ने उनको दिया, उन्होंने उनको दिया, उन्होंने भरत को दिया, भरत ने पूरी पृथ्वी पे फैला दिया, जो ऊपर से टपक पड़ा। पर जिस जमाने में फैलाया था उस जमाने में ध्रुपद नहीं था, फिर ध्रुपद इंसान ने पैदा किया, फिर ख्याल नहीं था, ख्याल इंसान ने पैदा किया। ये सब कहाँ से आया? तो ये अंतर विरोध विचारधारा में जबरदस्त दिखाई देगा आपको। दूसरी तरफ ये भी कहेंगे कि भाई आदिवासियों से आदिम संगीत वहाँ से धीरे धीरे विकसित होता हुआ हमारे संगीत की आज ये अवस्था हुई है। मतलब मनुष्य कर रहा है, ये सब मनुष्य ने किया, उसने कुछ नहीं किया। ये संगीत में ही चल रहा है और किसी विषय में नहीं चल रहा है। एक ही क्लास में दोनों बातें पढ़ा देते हैं और ये पता नहीं है इनमें सच क्या है। तो सिवाय इसके कि रट के उत्तर लिखाएं, हम विश्वविद्यालयों में भी बुद्धि के विकास का कोई उपक्रम नहीं कर रहे होते, क्षमा करें। और जब तक आप समझेंगे नहीं चीजों को, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। पंडित भातखंडे ने कितना संघर्ष किया था, पंडित विष्णु दिगंबर ने कितना संघर्ष किया, ये तो हमारे सामने है। 1960 में पैदा हुए थे भातखंडे जी, 71 में पैदा हुए विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। उस 19वीं सदी के ये दो महान क्रांतिकारी थे संगीत के क्षेत्र में, जो लीड कर रहे थे। उस जमाने में उतनी सुविधाएं नहीं थी। कैसे कैसे जिस संगीत को अब तक रजवाड़ों ने संभाल के रखा हुआ था, उस रजवाड़ों के संगीत को परखना, उसकी व्याख्या करना, उसकी सीमाओं को देखना और किस तरह से वो पूरे भारत की जनता के लिए काम का हो सकता है, इस पर निगाह रखना, ये सब आधुनिकता के लक्षण थे। मैंने मध्यकालीन बोध की बात की थी। आधुनिक भावबोध क्या है? आधुनिक भावबोध है जब आप अपने ऊपर फिर से विश्वास पैदा करते हैं, जब आप उसकी तरफ से निगाह हटा के इंसान के ऊपर निगाह डालना शुरू करते हैं, जब राजा महत्वपूर्ण नहीं होता, जो सबसे कमजोर है वो हमारे चिंतन का विषय बनता है, चिंता का विषय बनता है, तब हम आधुनिक होते हैं। माने जब हम मनुष्य की चिंता शुरू करते हैं तब हम आधुनिक होते हैं। कबीर भक्ति काल में हुए लेकिन आधुनिक कहे जाते हैं, क्यों? क्योंकि जाति पाति के विरोधी थे। मध्यकाल में जाति पाति का विरोध आसान था ही नहीं। ये आधुनिक युग की चीज है जिसने उस जाति पाति के विरोध को सामने रखा। कबीर अब से 500 वर्ष पहले इस काम को कर चुके थे, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि उनके अंदर एक प्रवृत्ति आधुनिक युग की है। मगर बाकी सब माया महा ठगिनी हम जानी या इड़ा पिंगला सुषुम्ना, इन सब में ही लगे रहते हैं, हठयोग में ही घुसे रहते हैं और वो परब्रह्म से उनका एक तार बना रहता है। ये तमाम मध्यकालीन भक्तिकालीन संतों की एक ही समस्या है। मनुष्य के हित की बात करेंगे इतनी सी,
बाकी बात करेंगे इतनी सारी। इसीलिए मध्यकाल में हमें कुछ लक्षण मिलते हैं आधुनिक काल के, लेकिन हम उसे आधुनिक काल नहीं कहते। जो भी हो, संगीत के साथ जो बहुत बड़ी दिक्कत है वो इसी आध्यात्मिक तत्व की है। अब मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि मध्यकालीन बोध, भरत के युग में मध्यकालीन बोध नहीं था। भरत का नाट्य शास्त्र क्लियर कट हमारे सामने रखता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इन 4 पुरुषार्थों में से मेरे नाटक के लिए सिर्फ धर्म, अर्थ और काम है, मोक्ष नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, हम आज इसी बात को कह रहे हैं, भरत उस जमाने में उसी बात को कह रहे थे। भरत के बाद जो चर्चाएं शुरू हुई हैं वो धीरे 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 रस को ब्रह्मा स्वाद सहोदर तक ले गए। अरे ब्रह्मा स्वाद सहोदर हो कैसे जाएगा वो, जब भरत ने तो 8 ही रस बताए थे, शांत रस तो बताया ही नहीं था। ये शांत रस जोड़ा पहले तो हम अध्यात्मवादियों ने, अब शांत रस हो ही नहीं सकता। शांत कब होंगे जब आप ऐसे बैठ जाएं। और भरत कह रहे हैं विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से रस पैदा होता है। यूं बैठ जाने से तो कोई रस होगा ही नहीं, चेष्टाएं ही नहीं कर रहे आप। इसलिए उन्होंने बिल्कुल निकाल दिया था, कोई शांतवांत रस नहीं होता। ये जो बात है, एक तीसरी बात भरत ने और कही थी कि मेरा जो नाटक है वो किसके लिए है, दुखार्थ, शोकार्थ और श्रमार्थ। जो दुख से परेशान है, जो शोक से मृत्यु हो गई है जिसके यहाँ, उससे परेशान है, तो उसे नाटक दिखाओ कभी, उसका मन हल्का होगा और वो जीने लायक शक्ति अपने अंदर पैदा कर पाएगा। नाटक मनुष्य के लिए है, मोक्ष के लिए नहीं है। और तीसरा जोड़ा था उनने शोकार्थ के बाद श्रमार्थ। जो श्रम से आर्त हो चुका है, दुखी हो चुका है, परेशान हो गया है, थक गया है, उसे रात को देखा है हमने, नौटंकी रात भर सुनने जाते थे मजदूर लोग, दिन भर रिक्शा चला रहे हैं और रात भर नौटंकी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। इनके लिए है नाटक मेरा, वो सीधे सीधे घंटे बजा के और मोक्ष पाने के लिए नहीं है। ये क्लियर कट भरत बोल रहे होते हैं। एक और बात उन्होंने कही थी, और वो ये कही थी कि ये जो वेद हैं, 4 वेद, इनको तो मनाही है सुनने की, देखने की, अध्ययन करने की शूद्रों के लिए, लेकिन मैंने ये जो नाट्यशास्त्र लिखा है ये 5म वेद है, जिसे कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी जिसका आनंद ले सकता है। पूरी मनुष्य जाति का वेद है। वेद कभी भी पूरी मनुष्य जाति के नहीं थे, लेकिन ये 5म वेद मनुष्य जाति का वेद है। तो सबसे ज्यादा आधुनिक भावबोध भरत के नाट्य शास्त्र में मिलेगा आपको। हालांकि अब से 2000 साल पहले की बात, 1500 साल पहले से की बात तो है ही ये, कम से कम। उसके बाद भामह आए, दंडी आए और विश्वनाथ आए, पंडित राज जगन्नाथ, मम्मट वगैरह वगैरह। इन्होंने एक बार शुरू किया कि ये 4 पुरुषार्थ, कविता अगर आप पढ़ें, संगीत अगर आप गाएं बजाएं, तो आपको मोक्ष भी मिलता है। अब ये मोक्ष से जुड़ते ही सब चीजों का गड़बड़ घोटाला हो गया, क्योंकि वो मनुष्य से हटा दिया गया। अब आप साधना कीजिए और मोक्ष पा लीजिए। आपको दूसरे को मोक्ष दिलवाने से कोई लेना देना नहीं। आपको ध्यान होगा, जितने ऋषि मुनि होते थे अपने परिवार को छोड़ छाड़ के भाग जाते थे कंदराओं में। बेचारी माँ मरती रहे बच्चों को लेके, वो मोक्ष पा रहे। घोर स्वार्थी व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है। सामूहिक सामाजिक मोक्ष पाने की कामना भक्ति काल में थोड़ी बहुत आती है, लेकिन वो ये 550वां वर्ष है। गुरु नानक देव जी सबसे ज्यादा भक्ति काल में, गुरु नानक देव जी समाज सापेक्ष बात करते हैं सबसे ज्यादा। स्त्रियों के पक्ष में पूरा भक्ति काल स्त्रियों का विरोध करता है, लेकिन सिख परंपरा में आप देखेंगे गुरुओं की बातों में स्त्री का बहुत सम्मान होता है।
तो आधुनिक बोध का अगर कोई लक्षण सबसे ज्यादा मिलता है तो वो सिख परंपरा में मिलता है। आज भी परिवारों में आप देख लें, सिखों के परिवारों में बहू में बेटी में कोई भेद नहीं मिलेगा आपको आसानी से, लेकिन दूसरे परिवारों में आप देखिए बहू अलग है बेटी अलग, बहुत फर्क है दोनों में। ये सब बातें भक्ति काल से संबंधित। तो ये मैं इसलिए बोल रहा था कि आधुनिक भावबोध 19वीं सदी से आता है, और 19वीं सदी से जब आधुनिक भावबोध आता है तो आप सब परंपराओं की बात कितनी ही करते रहें, लेकिन परंपराओं में क्या जीवंत है और क्या मृत है, इसकी पहचान करने की आंखें आपके पास होनी चाहिए। परंपराएं रूढ़ियां नहीं होती, परंपराएं वो होती हैं जहां जीवंत तत्व निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं और मृत तत्व निरंतर मरते रहते हैं। अगर आप मरने योग्य को मरने नहीं दे रहे और जीवंत को छांट नहीं पा रहे, तो इसका मतलब है परंपरा का आपको बोध ही नहीं है। परंपरा का मतलब है जिंदा को आगे और बढ़ाना और उसे जीवित करना, ताकि वो नयों को पैदा कर सके। आधुनिक भावबोध इसीलिए पंडित भातखंडे से शुरू होता है संगीत में। इससे पहले कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं मिलेगी आपको। और ऐसा ही नहीं है, घराने आए उस दौर में, उन घरानों के बारे में बहुत कुछ जानकारियां बढ़ती चली गई, नई नई शैलियां पैदा हुई। अब वो उनकी सीमाएं थी असल में। घराने यूँ तो बहुत बड़ी वैशिष्ट की चीज़ मानते हैं हम कि एक घराना देखिए इसमें लय ताल का क्या खेल है, दूसरे में देखिए सुर का क्या खेल है, एक में देखिए स्वर्ण मध्य का काल का घराना है। ये 50 तरह की बातें करके हम अलग 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 कर देते हैं, और लगभग एक घराने में उस शैली को अपनाते भी रहे लोग। पर उसकी वजह जो है वो ऐसा नहीं था कि वो पूरी मनुष्य जाति एक मिली हुई थी, आवागमन बहुत ज्यादा थे और सब लोग एक दूसरे से परिचित थे इसलिए घराने पैदा हो गए ना। आदमी कटे हुए थे, एक जगह के लोग एक ही जगह रहते थे, दूसरी जगह आवागमन बहुत कम था, दूसरे का संगीत सुनने का अवसर ही नहीं होता था। तो हम सब जानते ही हैं। तो जो मेरे अंदर, मेरी आवाज के अंदर जो चीजें हैं, मेरे दिमाग के अंदर जो चीजें हैं, मैं वैसा संगीत पैदा करूंगा और मेरे फॉलोअर्स उसको फॉलो करेंगे। तो धीरे धीरे एक खास तरह की टेंडेंसी, एक खास तरह की शैली विकसित हो जाती थी और वो इसलिए घराना बन जाती थी। ये सब उस घराने के हैं, ये उस घराने के, ठीक है, उन सब का अपना आनंद था, लेकिन ये आधुनिक युग में चलने वाला था ही नहीं। धीरे धीरे आज आप देख रहे हैं कि घरानों के नाम रह गए हैं, उनमें उस शैली को आम तौर पर अपनाने वाले लोग कि वो एक खास शैली में ही गाएंगे, दूसरे दूसरी शैली में ही गाएंगे, आज कहाँ मिलते हैं उस तरह के लोग, बहुत कम। मैंने बताया था कि आम आदमी की जब चिंता शुरू हुई तब आधुनिक योग आया। अब संगीत से इसे जरा जोड़ के देखिए। आम आदमी की चिंता का मतलब क्या है? घराने तो नहीं हो सकते। आप एक तरह का गाना गाते हैं, वो बहुत अच्छा है, ग्वालियर है ग्वालियर है, जयपुर है जयपुर है, रामपुर है रामपुर है, वो बहुत अच्छी बात है, आप गाते हैं अपने अपने सीमित श्रोताओं के बीच, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बिल्कुल नहीं जानता, जो बिल्कुल नहीं समझता कि घराना क्या है, सुर लय ताल का खेल क्या होता है, वो भी संगीत सुन के आनंद तो ले सकता है। अब जब ऐसा श्रोता आपके बीच में आएगा और आधुनिक युग है तो निश्चित रूप से आएगा, और वो आता है। उस श्रोता के आने के बाद अब आपका घरानेदार संगीत चल तो रहा है, लेकिन चलने के बावजूद कौन से घराने में हृदय को खींचने वाली ताकत ज्यादा है? जो घराना सुर के माध्यम से आपके हृदय में घुस जाता है, वो घराना धीरे धीरे प्रोमिनेंट होता चला जाता है, प्रधान होता चला जाता है। यहाँ तक होता है कि जो घरानेदार हैं, किशोरी अमोनकर जी खुद बोलती थी कि मैं अब कोई जयपुर जयपुर नहीं गाती, और उनके सुर लगाव को आप देख लीजिए, बिल्कुल ही ऐसा सुर लगाव होता था कि वो ऐसा एक सुर को अगर लगाया उन्होंने तो वो आपके हिला के रख देती थी दिल दिमाग को, तो वो क्या बात। तो ये सुर की जो मार है
ये सुर की मार प्रधान होती चली गई, क्योंकि आम आदमी को सुर की मार चाहिए, प्रभावित होना चाहिए, वो कला का आनंद लेना चाहता है, वो दिमागी आनंद नहीं लेना चाहता। इसी वजह से आज आप देख रहे हैं, कुछ भी कहें, हर जगह सुर लगाने का लगभग एक तरीका होता चला जा रहा है कि आप ऐसे ढंग से करें। और पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ग्वालियर घराने के कहते थे, विष्णु दिगंबर जी के शिष्य थे, पर उन्होंने बिल्कुल शैली अपनी ऐसी बना ली जिससे कि वो नाटकीयता उसमें बहुत पैदा हो गई, और ये नाटकीयता किसी भी आदमी को खींच लेती है अपनी तरफ। तो सबने अपने अपने तरीके से सुर लगाव को उधर ले जाकर रख दिया जहाँ कोई भी इंसान, भले वो जानता हो या न जानता हो, उससे प्रभावित हो सके। शास्त्रीय संगीत का जो आधुनिक स्वरूप है अब वो है ये। बहुत शिकायत होती है हमारे जो पुरानी परंपरा को जानने वाले हैं, जी अब तो आजकल सबका एक जैसा गाना बजाना हो गया है, पहले देखिए क्या वैरायटी थी, वो गाते थे तो ये होता था और वो गाते थे तो ऐसा होता था। अब ठीक है, ये सब अपनी जगह हो सकती हैं बातें, वो हमारे बौद्धिक विलास के लिए, अपने व्यक्तिगत आनंद के लिए ठीक है, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, लेकिन समाज में नहीं रोक सकते, क्योंकि आम आदमी को भी उस संगीत का आनंद लेना है। ये आधुनिकता की सबसे बड़ी शर्त थी। आप देखेंगे उसके बाद जितनी विधाएं पैदा हुई हैं, आप देखिए जो नाटक है, नौटंकी है, और फिर बाद में फिल्म है। ये फिल्म क्यों आई, ये माइक्रोफोन क्यों आया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये क्यों आया। ये इसलिए आया क्योंकि वो गिने चुने 10-20 लोगों में गाना बजाना नहीं करना है। आपके पास 5-5 हजार, 10-10 हजार लोग भी हो सकते हैं जो आपकी कला का आनंद लेना चाहते हैं। तो इस माइक्रोफोन ने आपको बहुत लोगों तक पहुंचा दिया। अब जब ये माइक्रोफोन आ गया तो वो जो बहुत लाउड तरीके से गाया जाता था, ध्रुपद धमार इत्यादि, अब उस तरह गाए जाने की जरूरत नहीं रह गई। हम देख रहे हैं पिछले 70-80 वर्ष में डागर परंपरा, जो ध्रुपद की बहुत बड़ी परंपरा मानी जाती है, वो लोग भी सुर ऐसा लगा रहे हैं जो माइक्रोफोन से ही सुनाई पड़ेगा आपको, वैसे नहीं सुनाई पड़ सकता। तो हर गायकी इसकी वजह से बदल गई, और जब इसकी वजह से बदल गई तो घराने का फिर कोई मतलब नहीं रह गया। या तो इसे अलग हटा के रख दें, जैसे कि बहुत सारे पुरानी गायक गायिकाएं रख दिया करते थे कि हमें नहीं चाहिए ये, और हमारी तो आवाज़ में ही इतना दम है। भाई आवाज़ में तो दम है, लेकिन वो जो बारीकियां हैं, वो जो हृदय को हिला देने वाली हरकतें हैं, उन हरकतों का क्या होगा? वो तो इसी से आएंगी। वो आप गाएंगे तो यहीं आप ही तक रह जाएंगी, वरना श्रोता तक नहीं पहुंचेंगे। संगीत इतना महीन हो गया कि वो जो कुछ करता है वो सब आपके कान से आपके हृदय तक पहुंचा। ये जो परिस्थिति बदली है, खास तौर से 20वीं सदी में, इसने पूरा का पूरा संगीत बदल कर रख दिया। ये तो हुआ। अब जरा मैं और थोड़ा क्रिटिकल होना चाहता हूँ, और मुझे माफ करेंगे, खास तौर से जो विश्वविद्यालय से संबद्ध लोग। पंडित भातखंडे ने काम शुरू किया, विष्णु दिगंबर जी ने काम शुरू किया आम शिक्षा का, कि भाई सब लोग सीख सकें। ये बात उन्होंने शुरू की, कोर्सेज बनाए। लेकिन अभी जैसा कि मधुबाला जी ने खुद कहा कि हम कहाँ खड़े हैं, ना तो हम गाते बजाते हैं और ना हमारे पास विवेक बचा है कि हम संगीत की व्याख्या ही कर सकें। विश्वविद्यालय होता क्या है? विश्वविद्यालय गाने बजाने के लिए नहीं होता। विश्वविद्यालय आपकी आंखें खोलने के लिए होता है। विश्व की विद्या का आलय है वो, तो कोई आपके घराने के गाने बजाने का आलय नहीं है। एक गुरु एक घराने का है तो कितना बता पाएगा? अपने घराने का गा गा के थोड़ा बहुत बता पाएगा, इससे ज्यादा नहीं। अपने घराने के दूसरे गायकों के बारे में भी गा गा के नहीं बता सकता, बहुत मुश्किल है। तो क्या बस इतना सा ही ज्ञान देंगे हम अपने विद्यार्थियों को, तो बस तू हमारी गायकी समझ ले और इससे कोई मतलब नहीं? क्या ये विश्वविद्यालय की डिग्री बनेगी? नहीं बन सकती। आपको अगर कोई यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर या 5000 किलोमीटर दूर भी गा रहा है और उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास है,
या बजा रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास है, आप उसे सुनकर एनालाइज कर सकें कि ये क्या कर रहा है। इसके लिए तो आंखें चाहिए। और ये कब हमें बताया जाता है? ये तो कहीं नहीं बताया जाता। पूरे विश्वविद्यालय शिक्षण पद्धति में संगीत की व्याख्या कैसे करें, कैसे एनालाइज करें उसे, इसके बारे में तो चर्चा ही नहीं होती। राग लेके बैठ जाते हैं, इतने कोर्स में राग हैं, ये 2 4 5 कर लो, 5 ताने कर लो, और ये करके और एमए यूँ हो जाता है। और 100 में से 98 भी आते हैं। ये म्यूजिक में ही होता है, किसी सब्जेक्ट में नहीं है। और जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आता है, उससे आप कुछ कहें गाने के लिए तो बस पता लग जाता है कि वो वास्तव में 100 में से 2 के लायक भी नहीं। ये स्थिति जो है ये विश्वविद्यालयों की चल रही है। इसमें हम कमी किसकी है, यहाँ मैं थोड़ी सी बोल दूं। नहीं बच्चों ने पहले तालियां तो मुझे बजाई अपनी नहीं। मैं बताऊंगा। मैं अपना व्याख्यान पूरा करूं, उसके बाद आप जो प्रश्न करेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा। कमी किसकी है, ये ठीक सवाल उठाया है। पंडित भातखंडे विष्णु दिगंबर जी ने अपनी तरह से उस युग में जो सोच सकते थे बेस्ट उन्होंने सामने रखने की कोशिश की। उनके बाद के जो शिष्य हैं, उन शिष्यों ने उस पर कोई नए सिरे से विचार नहीं किया। जो उन्होंने मॉड्यूल बना के रख दिया आपके सामने, लगभग उसी को एज इट इज मानते चले गए। प्रैक्टिकल भी उसमें बराबर रख दिया, थ्योरेटिकल भी उसमें बराबर रख दिया। अब विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल सिखाया नहीं जा सकता, ये अब तक के तमाम निष्कर्ष यही बताते हैं। तो वो तो आधा 50% तो वैसे बेकार हो गया। कोई विद्यार्थी आपको दिखाई देता हो जो विश्वविद्यालय से निकल के और इस लायक होता हो कि वाह, अब एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन इस लायक होता हो कि वो निकला है साहब, एमए करके आया है। आता तो वो इसलिए कि वहाँ आते ही वो लता मंगेशकर बन जाएगी, इसलिए आती है विद्यार्थी कि मैं एमए करूँगी तो मैं शायद वहाँ पहुँच जाऊँ। बढ़िया गाना बजाना सीखने के लिए आ जाते हैं। उन्हें संगीत की आंखों से कोई मतलब नहीं होता जब एडमिशन ले रहे होते हैं। लेकिन वास्तव में विश्वविद्यालय वो लता मंगेशकर बना ही नहीं सकते। फिर विश्वविद्यालय करें क्या, इसका चिंतन किसे करना था? इसका चिंतन विष्णु दिगंबर जी, भातखंडे जी की जो शिष्य परंपरा है उनको करना था। उन्होंने नहीं किया, मान लिया हमने। लगातार पिछले 100-125 वर्ष से गलतियां होती आ रही हैं, तो यह आज की हमारी पीढ़ी का काम है कि इस पर विचार करें। हम आज भी नहीं कर रहे, सिर्फ इल्जाम लगा के छोड़ देते हैं। क्या कभी इस पर विद्यार्थियों के साथ बैठकर, टीचर्स के साथ बैठकर कभी इस पर विचार करते हैं? विश्वविद्यालयों में किसी भी विषय की व्याख्या बताई जाती है कि वो क्या है, उसे समझें, अपने अंदर आंखें पैदा करें, कला को समझने की आंखें पैदा करें। संगीत क्या है उसे समझने की आंखें पैदा करें। आप खुद किशोरी अमोनकर बन के न बैठ जाएं, वो अगर बन सकते हैं वो आपकी अपनी योग्यता है, आपकी प्रतिभा है। लेकिन यहाँ जब आप आए हैं तो किशोरी अमोनकर क्या है, श्रुति जी क्या है, प्रभा अत्रे क्या है, उन सबको हमें समझने की आंखें हमारे पास होनी चाहिए। वो आंखें भी हम कौन सी देते हैं? घरानेदारी वाली। भाई ये इस घराने में ये है और उस घराने में ये है और इसमें ये बात नहीं है। तो जो हमारी व्यक्तिगत चॉइस है, जो हमारी व्यक्तिगत रुचि है, उस रुचि के हिसाब से हम अच्छा बुरा कर देते हैं। कोई मानदंड ऐसे हमने स्थापित नहीं किए जिसके आधार पर आप संगीत की व्याख्या कर सकें। और माफ कीजिए, मानदंड कोई हवा में पैदा नहीं होते। हर चीज का मानदंड का आधार एक ही होता है और वो होता है इंसान। इंसान के परिप्रेक्ष्य में हर कला को देखा जाता है, हर साहित्य को देखा जाता है। इंसान के लिए कौन सी चीज काम की है, कौन सी काम की नहीं है, इस पर विचार किया जाता है। जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकती हो, ऐसी चीज पर भी निगाह रखी जाती है। तो संगीत की व्याख्या के लिए अभी पिछले कुछ दिनों की बात है, किसी ने फेसबुक पर एक टिप्पणी डाली कि साहब क्या क्या गाते थे, वाह क्या बात है, और ये है। तो मैंने उसमें एक टिप्पणी की कि आप विश्वविद्यालय में हैं, वो क्या गाते थे और क्या बात है, इससे कोई व्याख्या नहीं होती। हमें चाहिए कि वो क्या गाते थे बताएं भी, और वो क्यों लाजवाब थे ये भी हम बताएं। तो बोले कि ये तो आसान नहीं है, आप जानते ही हैं कि ऐसा कितने लोग कर सकते हैं। अरे भाई, आप विश्वविद्यालय में,
और वहाँ प्रोफेसर हैं आप, और प्रोफेसर होते हुए आप ये कह रहे हैं ये कौन कर सकता है। ये सबूत है इस बात का कि वास्तव में विश्वविद्यालयों में खास तौर से संगीत विभागों में न तो प्रैक्टिकल कुछ कर पा रहा है और थियोरटिकल तो बिल्कुल जीरो हो गया। ऐसी स्थिति में ये विचार का विषय बनता है और मुझे लगता है इस पर होना चाहिए विचार। आप दूसरी तरफ देखिए फिल्म संगीत को। फिल्म संगीत धीरे 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 धीरे, मुझे ध्यान है जब हम छोटा था, मैं 8-9 वर्ष का था, ये 58-59 की बात है, तो विविध भारती तब रफ़ी, लता और ये तमाम लोगों के एक से एक लाजवाब, नौशाद साहब और सबके कंपोजिशंस आते थे, उन्हें सुनकर मुग्ध हो जाते थे। और मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मेरा मन करता था मैं सुनूं, जबकि मैं संगीत कार्यालय में था। ये भी ध्यान देने की बात है, संगीत कार्यालय का बच्चा और विविध भारती नहीं सुन सकता क्योंकि वो गंदे गाने हैं, ये कहा जाता। तो मैं चुपचाप, वो इतना बड़ा रेडियो होता था, उसे लगा के और बहुत हल्का करके और कान लगा के स्पीकर पे तब सुनता था। उस गाने को 2 कौड़ी का गाना कहा जाता था उस जमाने में। और आप देखिए आज हम उन्हीं गानों को सबसे एक मानदंड के रूप में सामने रखते हैं कि गाने हो तो ऐसे हो, कंपोजिशन हो तो ऐसे हो, गाया जाए तो इस तरह गाया जाए। ये जो पूरा फिल्म संगीत है, इस फिल्म संगीत ने, कुमार गंधर्व ने ठीक कहा था कि लता मंगेशकर ने पूरे हिंदुस्तान को सुरीला बना दिया। ये कुमार गंधर्व कह रहे थे, शास्त्रीय संगीत का गायक कह रहा था कि लता मंगेशकर ने हिंदुस्तान को सुरीला बना दिया। ये हैं लोकतांत्रिक मूल्य संगीत के। हमारी निगाह कहाँ जाती है इन बातों के ऊपर, हम नहीं जानते। जब तक हम अच्छे और बुरे की पहचान करना नहीं सीखेंगे, अच्छे बुरे की पहचान का मतलब उसका मानदंड नहीं तैयार करेंगे, और मानदंड का मतलब जब तक इंसान के परिप्रेक्ष्य में उसे नहीं देखेंगे, उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, तब तक तो हर चीज़ बहुत ऊंची ही है ना। इंसान से हमें कोई लेना देना नहीं। तो आप जो गा रहे हैं वो बहुत ऊंचा गा रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो बहुत ऊंचा कर रहे हैं, जो बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं वो बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं। केशव दास हुए थे, उन्होंने एक कविता लिखी थी, नोनी नोनी नौने ने नोने नोने नैन नाना नननम नान ने नन नूनम नूनैन, 2 आता है। अब वो पूरा दरबार वाह 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 केशव वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह क्या चमत्कार। अब ये वाह वाह तो हो गई, पर ये 2 कौड़ी की भी कविता के रूप में आज कोई पूछता है इसे? कोई नहीं पूछता, क्योंकि चमत्कारों से या आपकी अपनी प्रतिभा से कोई बहुत ऊंची चीज आ भी जाए तो जनता के मतलब की नहीं होती। जो चीज आम आदमी के, जनता के मतलब की होगी, वो चीज ही हमारी कला को ऊंचा या नीचा बनाती है। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि हम संगीत में मानदंडों पर ध्यान दें और कोशिश करें कि संगीत को समझा कैसे जाए। हम संगीत गाने बजाने का वो हमारा अपना व्यक्तिगत मामला है, जैसे हम भगवान को मानते हैं, अपना हमारा व्यक्तिगत मामला है। हमें उससे क्या लेना देना कि आप कौन से को मानते हैं, कौन से को नहीं मानते। और मैं तो नास्तिक हूँ, किसी को भी नहीं मानता, तो ये तो मेरा व्यक्तिगत मामला है ना, इससे आपको क्या लेना देना, मुझे आपसे क्या लेना देना। लेकिन आप समझते क्या हैं, आंखें आपके पास हैं या नहीं, ये हमारा काम होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो सेमिनार है, ये इतने बढ़िया बढ़िया विषय इसमें देखने में आ रहे हैं, उन सब में जब आप लोग बात करेंगे, तो अब तो लिख के ले आए हैं, आपने जमा भी करा दिए हैं, वो ठीक है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में भी थोड़ा सा विचार करने की कोशिश करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि बिना इसके अब सेमिनार्स का कोई और ज़्यादा मतलब नहीं रहता। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मुकेश गर्ग जी। आपने बहुत सारी समस्याओं की और